हेलो स्टूडेंट्स, इस बार मैं फिर कुछ क्वेश्चंस का आपके लिए सेट लेके आया हूँ जो सीबीएसई के लिए, नीट के लिए और जेई के लिए जो इम्पोर्टेंट रहेंगे। अंडरस्टैंड। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, 2 points are maintained at potential 10 volt and minus 4 volt. 10 volt and minus 4 volt. Find the work done. Find the work done in moving 100 electrons from 10 वोल्ट वाले पॉइंट को हम ए पॉइंट मान लेते हैं, और जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल -4 वोल्ट है उसको बी पॉइंट मान लेते हैं। तो फाइंड द वर्क डन इन मूविंग 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए टू बी। अंडरस्टैंड। ये हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों। इसके ऑप्शंस मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ऑप्शन कुछ भी हो, आप उस प्रोसीजर पे चलेंगे तो आप उस करेक्ट ऑप्शन के ऊपर है जो पहुँच सकते हैं, उस अप्रोच की ओर है जो हम बढ़ रहे हैं। अंडरस्टैंड। तो बच्चों मैंने एक बताया था तुम्हारे को कि यहाँ फाइंड वर्क डन इन मूविंग द 100 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए टू बी। तो बच्चों मैंने एक थ्योरी बताई थी आपको कि अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक है जो किसी चार्ज को फील्ड इंटेंसिटी के अगेंस्ट फील्ड इंटेंसिटी विदाउट एक्सीलरेशन अगर मूव कराया जाए तो वर्क डन स्मॉलेस्ट होता है, और उस स्मॉलेस्ट वर्क डन को ही आपको यहाँ कैलकुलेट करना है। अंडरस्टैंड। क्योंकि एक्सटर्नल एजेंसी है, हम तो चाहेंगे, हम तो है जो उसको बहुत हाई स्पीड से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो उससे वर्क डन की कोई लिमिट आपको नहीं मिलती है। क्योंकि हो सकता है आप तो उसको बहुत हाई स्पीड पे ले गए हो, तो इसका मतलब आपने एक्स्ट्रा वर्क कर दिया हो। तो वी आर इंटरेस्टेड इन मिनिमम वर्क डन, और वो मिनिमम वर्क डन कैसे मिलेगा आपको? अगेंस्ट फील्ड इंटेंसिटी विदाउट एक्सीलरेशन। ठीक है ना। तो बच्चों उसका फॉर्मूला था +1 कूलम को ले जाने में वर्क डन होता है VB माइनस VA। तो W एक्सटर्नल इक्वस टू Q चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होगा वो हो जाएगा VB माइनस VA। ये वर्क डन विदाउट एक्सीलरेशन अगेंस्ट द फील्ड इंटेंसिटी के लिए होता है बच्चों। और इसका डेरिवेशन या किस टाइप से आता है ये मेरे पिछले वीडियो के अंदर, आप पुराने वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं, जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमने डिस्कस किया था। अंडरस्टैंड। अब बच्चों Q 100 इलेक्ट्रॉन्स, तो 100 इलेक्ट्रॉन्स तो इट इज़ 100, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, है ना, इंटू 100 इंटू, और VB -4 माइनस VA दैट इज 10 वोल्ट। VB माइनस VA। तो बच्चों ये हो जाएगा, इसमें से एक माइनस कॉमन ले लूँ और वो माइनस इस माइनस के साथ प्लस बन जाएगा। अंडरस्टैंड। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 14। अंडरस्टैंड। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, पॉइंट को आप उड़ा देंगे हंड्रेड्स। ठीक है ना। तो 16 इंटू 14 1614 12 224 0 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अगर आप यहाँ पॉइंट लगाना चाहें तो ये हो जाएगा 2.24 इंटू 10 की पावर -16। अंडरस्टैंड। ये आपके लिए वर्क डन आएगा। ठीक है ना। अब ऑप्शन में कुछ भी हो आपको इस करेक्ट ऑप्शन के ऊपर मार्क करना है। अंडरस्टैंड। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया है वो क्वेश्चन है
if electric potential in a region, question 2, if electric potential in a region is given by V equals to minus x square y minus x z square plus 4. Understand? Volt. Find vector E in the region. अंडरस्टैंड? तो बच्चों हम यहाँ नोट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके कोऑर्डिनेट्स के साथ वेरी कर रहा है। इसका मतलब पॉइंट की पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है उस रीजन के अंदर जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड? तो उस केस के अंदर है जो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वेक्टर ई इक्वल्स टू माइनस ग्रेड वी, ग्रेडियंट वी। अंडरस्टैंड? ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका ये ग्रेडियंट जो है इसका मीनिंग ये होता है बच्चों, डेल एक्स आई केप डेल बाई डेल वाई जे केप प्लस डेल बाय डेल जेड के केप एंड वी। ये आपके लिए ग्रेडियंट है, इट इज़ द ग्रेडियंट, ये आपके लिए ग्रेडियंट है। अंडरस्टैंड? अब अगर इसके अंदर v को इंक्लूड कर लें हम, v, तो वेक्टर e इक्वल्स टू हो जाएगा, मतलब मैं ब्रैकेट के अंदर है जो v को है जो ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ तो ये इस टाइप से हो जाएगा, डेल v बाय डेल एक्स आई केप डेल v बाय डेल वाई जे केप डेल v बाय डेल जेड के केप। अंडरस्टैंड? अब आपको फाइंड करना है डेल v बाय डेल एक्स, डेल v बाय डेल एक्स। तो बच्चों डेल v बाय डेल एक्स अगर करेंगे तो उसके अंदर आपको है जो y और z को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर y z कांस्टेंट मान रहे हैं डेल v बाय डेल एक्स। तो अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ y z को कांस्टेंट मानते हुए तो माइनस y अगर कांस्टेंट है तो y बाहर रह जाएगा और ये हो जाएगा 2x, v का x के साथ डिफ्रेंशिएशन, और फिर यहाँ ठीक है, एक बार मैं ये ऐसा कर रहा हूँ, अगली बार मैं डेल v बाय डेल वाई करूँगा और एक्स जेड को कांस्टेंट मानूंगा, डेल वाई और वाई जेड को कांस्टेंट। अंडरस्टैंड? सॉरी, इसके अंदर है जो हमने कंप्लीट नहीं किया है ये अभी, वाई जेड को कांस्टेंट मानते हुए तो यहाँ आ जाएगा माइनस जेड स्क्वायर और एक्स का एक्स के साथ डिफ्रेंशिएशन वो हो जाएगा 1 और 4 कांस्टेंट टर्म है उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। तो यहाँ आ रहा है आपके पास माइनस 2xy माइनस जेड स्क्वायर। अंडरस्टैंड? अब आप है जो डेल v बाय डेल वाई करिए और x और z को कांस्टेंट मानते हुए। अंडरस्टैंड? x और z को आपने कांस्टेंट मान लिया है तो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाहर रहेगा, y के साथ डिफ्रेंशिएशन करना है x और z को कांस्टेंट मानते हुए, तो y का है जो y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1, इसके बाद है जो माइनस एक्स जेड स्क्वायर और x और z तो कांस्टेंट है तो इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, तो ये 0 और 4 अगेन कांस्टेंट है तो इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन भी 0, तो यहाँ हमारे पास रह जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अंडरस्टैंड? इसके बाद आपको डिफ्रेंशिएट करना है z के रेस्पेक्ट में, तो मैं यहाँ कर देता हूँ डेल v बाय डेल z और x और y को कीपिंग कांस्टेंट, x और y को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो फिर बच्चों फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, सेकंड टर्म है जो x को कांस्टेंट रख रहे हैं तो आप माइनस x बाहर रहेगा, दैट इज x बाहर रहेगा और डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2z और इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0।
तो डेल वी बाई डेल जेड जो आपका पास आ रहा है -2xz। अंडरस्टैंड। अब ये वैल्यूज़ मैं इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा। अंडरस्टैंड। तो इस वाली इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा वेक्टर ई इक्वस टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। डेल वी बाई डेल एक्स बच्चों ये, और एक बाहर माइनस है, -2xy माइनस जेड स्क्वायर एंड आई केप, फिर माइनस, ये माइनस है जो ब्रैकेट खुल गया, डेल वी बाई डेल वाई की वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बच्चों -x², इट इज -x², है ना, जे केप। अब हम डेल वी बाई डेल जेड माइनस डेल वी बाई डेल जेड की वैल्यू पुट करेंगे, तो माइनस डेल वी बाई डेल जेड इट इज -2xz एंड इट इज के केप। अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 2xy माइनस जेड स्क्वायर आई केप प्लस x² जे केप प्लस 2xz के केप। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो के लिए आपको रिजल्ट मिलेगा। अंडरस्टैंड। यानी XYZ वाले पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप इस वाले टर्म से आपको मिल जाएगा। अंडरस्टैंड। ये सब कंपटीशन के क्वेश्चंस है बच्चों, आपको इसको केयरफुली देखना है, इनके सॉल्व करने का तरीका आपको चेक करना है। अंडरस्टैंड। ये नीट वगैरह के अंदर, IIT मेंस के अंदर, और पहले AIEEE होती थी, उससे मैंने जो ये क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए वो क्वेश्चन है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनके अंदर है जो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, potential surfaces can intersect। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सेकंड जो है इफ ए चार्ज इज फ्री टू मूव in electric field it will move in the direction of vector E। Understand? Third, electric field lines are always perpendicular। Understand? It is perpendicular to charged conductor। इसके बाद फोर्थ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस along the field line।
अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड कर दीजिए आप, अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बारी बारी से बच्चों हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। नॉट टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन इंटरसेक्ट, बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, जिनके पोटेंशियल डिफरेंट है, लेट एक का पोटेंशियल V1 है, दूसरे का पोटेंशियल V2 है, तो उस केस में जो जिस पॉइंट पे जिन पॉइंट्स के ऊपर वो है जो इंटरसेक्ट कर रही है, तो वहाँ तो पोटेंशियल है जो सेम माना जाएगा, अंडरस्टैंड, V1 = V2 माना जाएगा। लेकिन ये जो दोनों के पोटेंशियल्स डिफरेंट है, तो इसका मतलब दे कांट इंटरसेक्ट, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, अंडरस्टैंड। इफ अ चार्ज इज फ्री टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ E। ये बच्चों रॉन्ग स्टेटमेंट है, इट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? अगर है जो किसी रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में, अंडरस्टैंड, अगर एक प्लस क्यू चार्ज पड़ा हुआ है एट रेस्ट, ये रेस्ट में प्लस क्यू चार्ज, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर ये ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा, ये बात सही है। लेकिन ये चार्ज अगर प्लस क्यू है तो मूव करना स्टार्ट करेगा ही, क्योंकि +1 कूलाम पे लगने वाला फोर्स ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को शो करता है। तो ये प्लस क्यू चार्ज है, इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल स्टार्ट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अंडरस्टैंड। बट अगर ये माइनस क्यू है, तो बच्चों अगर ये माइनस क्यू है और ये भी रेस्ट में, तो इट विल स्टार्ट मूविंग इन अपोजिट टू वेक्टर ई, है ना, इस डायरेक्शन में वो मूव करेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा या उसके अपोजिट मूव करेगा, ये डिपेंड करता है कि चार्ज की नेचर क्या है। दैट इज़, अगर पॉजिटिव है तो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में मूव करेगा, अगर नेगेटिव है तो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में वो ट्रेवल करेगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू चार्ज कंडक्टर, यस, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अब मेरा वीडियो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर के अंदर आप चेक कर सकते हैं, वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ए कंडक्टर वेदर इट इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज, अंडरस्टैंड। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, जैसे ये कंडक्टर है आपके पास और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इससे जो फील्ड लाइंस इमर्ज होगी वो होगी बच्चों परपेंडिकुलर टू द सरफेस, अंडरस्टैंड। आप कहीं पे भी है जो किसी लेस देन थीटा या ग्रेटर देन थीटा वाली डायरेक्शन में उनका इमर्जेंस शो नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड, इट विल शो द परपेंडिकुलर एक्शन। अगर ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो एरोस की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तो एरो है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे, लेकिन अगेन दिस एंगल विल बी 90। एक्चुअल में हर पॉइंट पे जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमर्ज करते हो वहाँ आपको 90 डिग्री का एंगल रखना होगा, इट ऑलवेज मेक्स 90 डिग्री एंगल, तो इट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। फोर्थ, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो हमने ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड वाला एक वीडियो मैंने डाला था, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, और अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर कि E = -V, इसके रिजल्ट ये थे बच्चों कि इसका रिजल्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होता है V की R के साथ, अगर वो किसी हर डायरेक्शन में इक्वल तरीके से चेंज हो रहा हो, यानी सिमेट्रिसिटी के साथ चेंज हो रहा हो। जैसे किसी पॉइंट चार्ज के कारण है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डिक्रीज होता है, अंडरस्टैंड, वो हर डायरेक्शन के अंदर है जो आइडेंटिकली डिक्रीज होता है, अंडरस्टैंड। तो अगर मैं वो वाला केस भी मान लेता हूँ तो E = dV/dr, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड V की R के साथ मैक्सिमम चेंज होने की रेट के बराबर होता है। इसका मीनिंग ये था, मेरे वीडियो के अंदर मैंने ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड के अंदर बताया था। और इसकी डायरेक्शन जो है, सेकंड नंबर का पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन द डायरेक्शन इन विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज विद हाईएस्ट रेट। हाईएस्ट रेट से जिस डायरेक्शन के अंदर वो डिक्रीज होता है वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है वो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है। तो फिर बच्चों हैं जो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट इज करेक्ट, अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये सब स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, let we have two conductors of radius a and b. तो कंडक्टर्स ऑफ स्फीयर रख लो, स्फीयर हमारे पास स्फीयर्स है ऑफ रेडियस ए एंड बी, कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस ए एंड बी है ना, एंड potentials of A and B are the same. What is the ratio of their surface charge डेंसिटीज? उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो हमको चाहिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों लेट हमारे पास ये कंडक्टर, इसकी रेडियस है जो ए, और ये हमारे पास दूसरा कंडक्टर, इसकी रेडियस बी, अंडरस्टैंड। और लेट इसके ऊपर जो चार्ज है बच्चों मैं क्यू ए मान लेता हूँ, और इसके ऊपर चार्ज मैं क्यू बी मान लेता हूँ, अंडरस्टैंड। लेट ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और ये भी है जो पॉजिटिवली चार्ज है, अंडरस्टैंड। अब बच्चों इनके पोटेंशियल सेम है, तो इसका पोटेंशियल होगा बच्चों वी ए, दैट इज के क्यू ए अपॉन ए, और इसका पोटेंशियल होगा बच्चों वी बी, और दोनों के पोटेंशियल सेम दे रखे हैं, और वो वी बी होगा बच्चों के क्यू बी अपॉन बी, क्योंकि वी ए इक्वल्स टू वी बी है, इनके दोनों के पोटेंशियल ये तो गिवन है बच्चों, इट इज गिवन। अब आप क्या करें बच्चों कि क्यू ए अपॉन क्यू बी वो हो जाएगा आपके, इसका रेशियो फाइंड कर लें, दैट इज ए अपॉन बी। इसको आप यहीं रहने दें। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए ये एक्सप्रेशन लिखें, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ए है ना, ये कंडक्टर ए है, सिग्मा ए वो होता है बच्चों क्यू ए अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर, एंड सिग्मा बी दैट इज क्यू बी अपॉन 4 पाई बी स्क्वायर, अंडरस्टैंड। तो सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी दैट इज क्यू ए अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर इंटू 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन क्यू बी। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर देंगे, तो ये आ रहा है आपके पास क्यू ए अपॉन क्यू बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अंडरस्टैंड। अब क्यू ए अपॉन क्यू बी की वैल्यू आप यहाँ से उठाएंगे, क्यू ए अपॉन क्यू बी की वैल्यू, तो सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बी वो हो जाएगा बच्चों क्यू ए अपॉन क्यू बी ए अपॉन बी है, और ये है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, बी से इसका स्क्वायर कैंसिल, दैट इज़ बी बाई ए। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो बच्चों बी अपॉन ए होगा, अंडरस्टैंड। तो ये क्वेश्चन आप इस टाइप से सॉल्व कर देंगे, ये भी कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, करेक्ट। अब बच्चों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए ले रहा हूँ वो है बच्चों लेट वी हैव टू कॉन्सेंट्रिक let we have two concentric rings, sorry we have coaxial rings। हमारे पास एक है जो बच्चों रिंग ये है ना, कोएक्सियल है, यानी उनकी एक्सिस सेम है,
अंडरस्टैंड। इनकी रेडियस ए है बच्चों, इसकी रेडियस भी ए, इसकी रेडियस भी ए। इसके ऊपर चार्ज है बच्चों प्लस क्यू ए, प्लस क्यू है। इसके ऊपर चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव टाइप का चार्ज मान लेता हूं मैं, इट इज प्लस क्यू बी। अंडरस्टैंड। ये पॉइंट है बच्चों, आप इसको है जो O1 या इसको O1 मान लो और इसको O2 मान लो, और O1 और O2 के बीच की क्या सेपरेशन भी बच्चों में ए ही है। अंडरस्टैंड। हमारे पास दो कोएक्सियल रिंग्स दी हुई है, एक पे चार्ज क्यू है, एक पे क्यू बी है, दोनों की रेडियस सेम है और दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस भी बच्चों ए ही है। अंडरस्टैंड। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड वर्क डन in moving a charge from center of one ring to center of another ring। आपको एक रिंग के सेंटर से दूसरी रिंग के सेंटर के ऊपर किसी चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन फाइंड करना है, और लेट वो चार्ज है जो Q है। तो बच्चों अभी अभी मैंने बताया था कि वर्क डन का फॉर्मूला A से B तक के लिए बाय एक्सटर्नल एजेंसी के लिए पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर भी मैंने लिखा था ये Q दैट इज V, इस पॉइंट अगले वाला पॉइंट का पोटेंशियल VB माइनस VA, अगले वाला पॉइंट का पोटेंशियल माइनस पहले वाला पॉइंट का पोटेंशियल, और मूवमेंट किस टाइप से होगा, विदाउट एक्सीलरेशन एंड अगेंस्ट फील्ड इंटेंसिटी। इस टाइप के क्वेश्चन में आप ये कंडीशन मान लें कि विदाउट एक्सीलरेशन और अगेंस्ट फील्ड इंटेंसिटी ही आपको ले जाना है, विदाउट एक्सीलरेशन एंड अगेंस्ट वेक्टर E। अंडरस्टैंड। हाँ बच्चों, अब इस पॉइंट का पोटेंशियल एक तो इस चार्ज के कारण होगा फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, और एक इस चार्ज के कारण भी होगा। तो बच्चों मैं VO2 है ना, जो कि एक्चुअल में VB है, B पॉइंट, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ले जाऊंगा चार्ज को, Q चार्ज को। तो उसके लिए मेरे को इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, ये पोटेंशियल यानी B फाइनल पॉइंट जहाँ मैं ले जाता हूँ उस पॉइंट का पोटेंशियल। अंडरस्टैंड। ये है बच्चों कैलकुलेशन कहाँ से, A से B तक के लिए, A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जाना है, तो VB पहले आएगा, VA बाद में आएगा। अंडरस्टैंड। तो VB मैं फाइंड करता हूँ, एक तो इस रिंग के ऊपर जो चार्ज है उसके कारण इसका पोटेंशियल जो बनेगा वो बनेगा बच्चों के QB अपॉन A। कैसे बनेगा, तो बच्चों जैसे आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दो, इस चार्ज को छोटे छोटे एलिमेंट्स, चार्जेस के एलिमेंट पॉइंट चार्जेस, और किसी एक चार्ज के कारण सेंटर के ऊपर पोटेंशियल, तो KQ बाई स्मॉल r वाला फॉर्मूला, तो वो हो जाएगा K dQ अपॉन रेडियस ऑफ द रिंग। तो रिंग की रेडियस है स्मॉल है, तो K dQ अपॉन A, या K dQ1 बोल दो आप उसको, K dQ1 अपॉन A, प्लस अगला चार्ज माना कि dQ2 है, तो K dQ2 अपॉन A, अगला चार्ज के कारण K dQ3 अपॉन A, तो उन सबको अगर सम अप कर दोगे तो KQA अपॉन A आ जाएगा। ये तो है जो इस पॉइंट के ऊपर, इस रिंग के सेंटर के ऊपर पोटेंशियल इस वाले चार्ज के कारण। अब बच्चों यह इस वाली रिंग को भी आप छोटे छोटे एलिमेंट्स से मिलकर मानो चार्जेस के एलिमेंट्स, और किसी एक एलिमेंट पे माना कि ये एक एलिमेंट है, इसके कारण है जो यहाँ पोटेंशियल चाहिए आपको इस पॉइंट पे। तो बच्चों ये डिस्टेंस तो है A और ये A, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का रूट, यानी A रूट 2 हो जाएगी बच्चों, ये डिस्टेंस हो जाएगी A रूट 2। अंडरस्टैंड। तो बच्चों इस यहाँ छोटा सा एलिमेंट उसके कारण है जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल K dQ, ये चार्ज माना कि dQ है, तो K dQ अपॉन A रूट 2। इसी टाइप से इस वाले चार्ज के कारण K dQ अपॉन A रूट 2, इसी टाइप से K dQ अपॉन A रूट 2। तो बच्चों फिर है जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस वाले चार्ज के कारण बनेगा, वो बनेगा K
क्यू ए अपॉन a√2। अंडरस्टैंड? ये है जो बी पॉइंट का पोटेंशियल। सिमिलरली है जो आप है जो O1 जो कि फर्स्ट रिंग का सेंटर है, वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। इस खुद के चार्ज के कारण, इस पूरे ऑन चार्ज के कारण, इसके ऊपर जो चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा VA, जो कि एक्चुअल में VO1 है, VO1। अंडरस्टैंड? वो बन जाएगा KQA अपॉन A। अंडरस्टैंड? और फिर है जो इन वाले चार्जेस के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा आइडेंटिकल मैनर में, आइडेंटिकली इस वाले एलिमेंट के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस वाले के कारण, इस वाले के कारण, इस वाले के कारण, इस वाले के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये डिस्टेंस है जो आइडेंटिकली a√2 ही मानी जाएगी, क्योंकि ये a√2 थी तो ये भी a√2 ही मानी जाएगी। तो ये हो जाएगा बच्चों KQB अपॉन a√2। अंडरस्टैंड? अब बच्चों में ये वैल्यूज है जो इसके अंदर पुट कर सकता हूँ। Q वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा आपके लिए Q VB माइनस VA। तो VB आपके लिए ये है बच्चों, दैट इज K QB अपॉन A प्लस K QA अपॉन a√2। अंडरस्टैंड? इट इज VB माइनस VA। तो ये हो जाएगा बच्चों K QA अपॉन A माइनस K QB अपॉन a√2। अंडरस्टैंड? अब बच्चों है जो हम इसको सॉल्व करेंगे। अंडरस्टैंड? तो हम इसको सॉल्व करके उसको मॉडिफाइड फॉर्म में लाएंगे। अब ये हो जाएगा बच्चों W इक्वल्स टू Q। K भी बाहर निकाल लेते हैं बच्चों, K कॉमन है। अंडरस्टैंड? ये हो जाएगा बच्चों QB माइनस QA। अंडरस्टैंड? QB माइनस QA, QB माइनस QA। तो आप क्या कर लें, और दोनों में A है। अंडरस्टैंड? तो QB माइनस QA और ये अपॉन में A इन दोनों से। अंडरस्टैंड? और यहाँ मिल जाएगा बच्चों प्लस QA माइनस QB अपॉन a√2। अंडरस्टैंड? इसको सॉल्व किया मैंने, इन दोनों को साथ रख लिया और इन दोनों को साथ रख लिया। अब बच्चों यहाँ QB माइनस QA और यहाँ QA माइनस QB, तो मैं जो इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देता हूँ और K की वैल्यू है जो बच्चों 4πε0 रख देता हूँ, 1/4πε0। और यहाँ है जो मैं QA माइनस QB को पहले लिखूँगा और इसमें जो -1 कॉमन ले लेता हूँ, मैं इसको राइट कर सकता हूँ QA माइनस QB a√2, इसको पहले लिख रहा हूँ। और इसको भी है जो बच्चों इनमें से -1 को कॉमन ले रहा हूँ, वो माइनस यहाँ आ जाएगा और ये एक्सप्रेशन बच जाएगा बच्चों QA माइनस QB अपॉन A। अंडरस्टैंड? अब बच्चों QA माइनस QB को अगेन मैं जो कॉमन लेने जा रहा हूँ, QA माइनस QB को। तो सबसे पहले मुझे लेना होगा LCM। और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए Q अपॉन 4πε0। तो बच्चों यहाँ LCM a√2, ये हो जाएगा बच्चों QA माइनस QB, ये मैंने कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ हो जाएगा √2, तो QA माइनस QB √2। अंडरस्टैंड? इसको सॉल्व किया और ये जो सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि इस ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर है जो उसका आंसर जो दिया हुआ है उस टर्म में आपको आंसर लाना पड़ेगा। अब बच्चों यहाँ है जो
क्यू ए माइनस क्यू बी को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो क्यू ए माइनस क्यू बी ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस √2 और इट इज़ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2 एंड ए। अंडरस्टैंड? ये आपके लिए जो फाइनल सॉल्यूशन है बच्चों। तो आपको जो वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंसी को, वो आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के लिए वर्क डन कैलकुलेट किया है। अंडरस्टैंड? अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है जो चार्ज को ट्रांसफ़र करते हैं, तो बच्चों है जो इस वर्क का अपोजिट साइन वाला उसके अंदर ऑप्शन आ जाएगा। अंडरस्टैंड? आपको क्या ये वाला जो आंसर है, क्योंकि हम चार्ज को ले गए यहाँ से यहाँ तक, अगर आप यहाँ से यहाँ तक ले जाते हो तो इसका नेगेटिव आंसर आएगा। अंडरस्टैंड? नेगेटिव मतलब एक -1 वाला साइन आ जाएगा बच्चों। अंडरस्टैंड? ठीक है बच्चों। इसके बाद है जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन है कि आपको है जो स्मॉल ड्रॉप्स दी हुई है। क्वेश्चन, लेट वी हैव स्मॉल ड्रॉप्स of radius small r, of radius equals to small r, charged up to potential V each। अंडरस्टैंड? सबके सब ड्रॉप है जो V पोटेंशियल तक चार्ज है। फाइंड या इफ ऑल ड्रॉप्स मिक्स अप, if all drops mix up and form a large drop है ना, of radius capital R, then find potential of big drop। अंडरस्टैंड? आपको बिग ड्रॉप का पोटेंशियल फाइंड करना है। तो बच्चों गिवन स्मॉल ड्रॉप्स है बच्चों, जैसे ये स्मॉल ड्रॉप्स, अंडरस्टैंड, और इसकी रेडियस है जो आर दे रखी है, और ये चार्ज ड्रॉप्स है। ऑब्वियसली इसका पोटेंशियल है, इसका मतलब ये चार्ज ड्रॉप है। तो बच्चों इसका पोटेंशियल जो है V दिया हुआ है। अंडरस्टैंड? V दैट इज KQ अपॉन स्मॉल r, और ये पोटेंशियल है जो सबके सेम रहेंगे क्योंकि रेडियस सेम है। अंडरस्टैंड? रेडियस सेम दे रखी है और पोटेंशियल सबका V दे रखा है, तो पोटेंशियल तो सेम है, तो Q चार्ज भी सेम हो जाएगा बच्चों। अंडरस्टैंड? अब बच्चों ऐसी सभी ड्रॉप्स है जो अगर मिल जाती है, अंडरस्टैंड, और अगर बिगर ड्रॉप बना लेती है, जैसे फॉर एग्जांपल n ड्रॉप्स है, लेट वी हैव, है ना, ऑफ बिग ड्रॉप, लेट टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स इक्वल्स टू स्मॉल n। ये भी दिया हुआ है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। आप ये भी ऐड कर दीजिए कि जिनकी रेडियस स्मॉल r है और जिनका पोटेंशियल V, ऐसी ड्रॉप स्मॉल n है। अगर वो है जो मिल जाती है बच्चों, तो फिर है जो बिगर रेडियस वाली एक ड्रॉप बन जाएगी, ठीक है ना, और टोटल चार्ज है जो इस ड्रॉप के कारण, सब ड्रॉप्स के कारण इस वाली ड्रॉप पे आ जाएगा। अंडरस्टैंड? अब बच्चों इसका जो वॉल्यूम है वो है 4/3 पाई r³। अंडरस्टैंड? और ये वॉल्यूम है जो सब स्मॉल ड्रॉप्स जो थी, जिनकी नंबर आप स्मॉल n मान रहे हो, उनके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगी। तो एक है जो ड्रॉप का वॉल्यूम था 4/3 पाई स्मॉल r³ और इनटू n। तो ये वॉल्यूम n ड्रॉप्स का जो लिक्विड मटेरियल था, उनका जो वॉल्यूम बनता था उस लिक्विड का, उसी से ये बड़ी ड्रॉप बनी है। तो इसका वॉल्यूम भी है जो उन n ड्रॉप्स के टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा। अब 4/3 पाई को आप कैंसिल कर देंगे 4/3 पाई से, तो आप है जो r की जगह आ जाएगा बच्चों n⁻⁴ 1/3 स्मॉल r।
कैपिटल आर और स्मॉल आर में ये रिलेशनशिप बच्चों यहाँ से आएगी। ठीक है बच्चों। अब है जो बिग ड्रॉप का पोटेंशियल आपको फाइंड करना है, तो बिग ड्रॉप का पोटेंशियल अगर आपको फाइंड करना है तो फिर वी बिग इक्वल्स टू के। बच्चों सब ड्रॉप्स का चार्ज उस अकेली ड्रॉप के ऊपर आ गया जिसकी रेडियस में कैपिटल आर मानी है ना, बिगर ड्रॉप। तो बच्चों हो जाएगा वो n इंटू क्यू और उसकी रेडियस कैपिटल आर। अंडरस्टैंड। अब देखो बच्चों n के और ये बच्चों ये स्मॉल क्यू जो है, स्मॉल क्यू उसको मैं जो बच्चों यहाँ से उठाता हूँ बच्चों, स्मॉल क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा वी आर बाई के। अंडरस्टैंड। ये वाली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो दिया हुआ था सिंगल ड्रॉप का, वहाँ से मैंने जो क्यू की वैल्यू उठा ली है और इस क्यू की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करने जा रहा हूँ, वी स्मॉल आर बाई के। अंडरस्टैंड। और फिर ये जो कैपिटल आर है बच्चों, ये भी अपॉन में आ रहा है, तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन ये वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ मैं, n रेज टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। अब स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल, के से स्मॉल के कैंसिल। अब यहाँ n की पावर 1 है और यहाँ n की पावर 1/3 है, तो n की पावर 1 माइनस 1/3 इंटू वी, तो ये हो गया n रेज टू द पावर 2/3 इंटू वी। तो वी बिग बड़ी वाली जो ड्रॉप है उसका पोटेंशियल बच्चों ये आ जाएगा n रेज टू पावर 2/3 इंटू वी। अंडरस्टैंड। इस टाइप से ये क्वेश्चन है जो सॉल्व हो जाएगा। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है कि स्मॉल एन ड्रॉप्स दी हुई थी और हर ड्रॉप का पोटेंशियल वी दिया हुआ था, इसका मतलब वो चार्ज थी, तो उसका एक ड्रॉप का पोटेंशियल आप इस तरीके से लिख सकते हो के स्मॉल क्यू बाई स्मॉल आर। तो एक ड्रॉप का चार्ज ये हो जाएगा। फिर चूँकि स्मॉल एन ड्रॉप्स के मटेरियल यानी लिक्विड ने मिलके बिगर ड्रॉप को फॉर्म किया है, तो बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम इक्वल्स टू n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप। फिर उससे आपको एक रिलेशन मिलेगा कैपिटल आर और स्मॉल आर, बिग ड्रॉप की रेडियस और स्मॉल ड्रॉप की रेडियस में। अंडरस्टैंड। फिर आप वी बिग के लिए जो उसको भी स्फेरिकल मानते हुए आप उसके लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो के कैपिटल क्यू वेयर कैपिटल क्यू इज द चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप, वो हो जाएगा n टाइम्स स्मॉल क्यू इज द चार्ज ऑन स्मॉलर ड्रॉप और डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप। अंडरस्टैंड। फिर स्मॉल क्यू की जगह तो आपने वी स्मॉल आर अब बाई के रख दिया है और कैपिटल आर की जगह आपने ये रख दिया, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट मिलेगा n रेज टू द पावर 2/3 इंटू वी इज द पोटेंशियल ऑफ ईच ड्रॉप। अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों डिस्कस करने जा रहे हैं हम। अब बच्चों एक स्मॉल क्यू चार्ज है, एक तो मैं कैपिटल क्यू चार्ज एक फिक्स कर देता हूं। कैपिटल क्यू चार्ज है जो ये फिक्स्ड है। अंडरस्टैंड। इट कांट मूव, है ना। और अब है जो मैं इस डायरेक्शन के अंदर एक स्मॉल क्यू चार्ज को है जो वी वेलोसिटी से मैं इसको मूव करवा रहा हूं। वी वेलोसिटी से स्मॉल क्यू चार्ज वी मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है ये क्वेश्चन। अब बच्चों इसकी नेचर भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो बच्चों इसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी और वो यहाँ तक आके स्टॉप हो जाएगा क्योंकि इसके रिपल्शन लगेगा, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन है। तो फिर बच्चों इस जगह आके इसकी स्पीड 0 हो जाएगी। तो इट इज़ द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, इसको r मान रहा हूँ मैं। ये यहाँ तक आ जाता है बच्चों, ये चार्ज है जो ए पॉइंट तक आ जाता है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। अंडरस्टैंड। अब अगर इसकी स्पीड को डबल कर दिया जाए, इफ स्पीड ऑफ चार्ज q is doubled, then
फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आपको है जो फिर वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस की अप्रोच यानी वो कितना पास उस तक उसके जा सकता है, यानी लास्ट फाइनल डिस्टेंस उन दोनों के बीच में। अब क्या होगा बच्चों, इसको 20 मीटर पर सेकंड से इस और जो मूव करवाया तो रिपल्शन के कारण उसकी स्पीड कम होती रहेगी, इस पॉइंट पे 0 हो जाएगी, लेकिन फोर्स का ऑफ रिपल्शन तो अभी भी लग रहा है, तो इसके कारण वो वापस इस डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा। अंडरस्टैंड? लेकिन वो कितना क्लोज उसके पास आ सकता है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इन द प्रोसेस। अंडरस्टैंड? अब बच्चों एक बार है जो v स्पीड से इसने ट्रेवल कराया, अब हमको पता है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। अंडरस्टैंड? इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है वो बच्चों है जो कूलम्ब फोर्स है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है इस रीजन के अंदर, है ना। दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरेक्शन हो रही है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि कंजर्वेटिव नेचर का होता है, इसका मतलब है जो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसका सम है जो कांस्टेंट रहेगा किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब बच्चों इस पॉइंट के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर है जो उसकी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी थी 12 mv², m इसका मास मान लेता हूं मैं, m ये मास है इसका। अंडरस्टैंड? तो 12 mv²। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना बच्चों, सॉरी v स्पीड से जो ट्रेवल कर रहा था इस पॉइंट पे जो, अच्छा ये जो इनफाइनाइट सेपरेशन के ऊपर मानूं मैं, ये है जो इन्फिनिटी के ऊपर, इनिशियली वो इन्फिनिटी के ऊपर, वो लार्ज डिस्टेंस अपार्ट है इनिशियली है जो, यानी कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में है जो इनफाइनाइट स्टार्टिंग का जो सेपरेशन इनफाइनाइट है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो बच्चों है जो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और आर इक्वल टू इन्फिनिटी। अंडरस्टैंड? तो काइनेटिक एनर्जी और ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी, के आर की जगह मैंने इनफाइनाइट पुट कर दिया, इनिशियल सेपरेशन उनके बीच में मैं इनफाइनाइट मान रहा हूँ, यानी लार्ज डिस्टेंस से ये मूव कर रहा है और इस पॉइंट पर आके वो मोमेंटरली रुकेगा और फिर उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो फिर मैं अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। ये तो एट इन्फिनिटी पे अप्लाई हुई, कहाँ हुई? एट आर इक्वल्स टू इन्फिनिटी यानी लार्ज सेपरेशन पे। और इस पॉइंट पर अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो यहाँ जो स्पीड तो उसकी 0 हो गई है बच्चों, 12 m 0 का स्क्वायर, और इस जगह पोटेंशियल एनर्जी है जो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू और इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उनके बीच का सेपरेशन स्मॉल आ रहा है। अंडरस्टैंड? तो फिर है जो बच्चों इसको सॉल्व करने पर आ रहा है मेरे पास ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, तो इससे जो सॉल्व करने पर हमारे पास आ रहा है 12 mv² इक्वल्स टू के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई स्मॉल आर। अंडरस्टैंड? अब मैं इसको v के लिए सॉल्व कर देता हूँ, तो v इक्वल्स टू ट्वाइस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एम आर और फिर बच्चों ये रूट। अब ये सब टर्म कांस्टेंट है बच्चों, के कांस्टेंट, स्मॉल क्यू कांस्टेंट, कैपिटल क्यू कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट। तो बच्चों यहाँ आ रहा है v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर। अंडरस्टैंड? v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर आ रहा है, या v स्पीड है बच्चों, इट इज द स्पीड। अंडरस्टैंड? तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट आ रहा है। अब हम जो इसको इजीली है जो सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? हम अगर इसको इजीली सॉल्व करें तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू रूट r2 अपॉन रूट r1। अब इनिशियल बच्चों है जो उसकी स्पीड v थी और फाइनल स्पीड कर दी गई 2v। अंडरस्टैंड? फाइनल स्पीड है जो जब इसकी स्पीड को डबल कर दिया जाए, क्वेश्चन जो ओरिजिनल लिखा हुआ था अगर इसकी स्पीड को डबल कर दिया जाए तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच चाहिए। अंडरस्टैंड? तो r2 ये तो आपको फाइंड करना है और r1 दिया हुआ था r, उनके बीच में इनिशियल है जो क्लोजेस्ट अप्रोच जो थी वो ये थी। अब v से v कैंसिल कर देंगे तो r2 इक्वस टू हो जाएगा बच्चों, r2 इक्वस टू 2 सॉरी
V1 V2V, अंडरस्टैंड। इसका स्क्वायर कर देते हैं बच्चों, 1/4 R2 R, तो R2 इक्वल्स टू R/4, अंडरस्टैंड। अगर उसकी स्पीड को डबल कर दिया जाए तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो है वो R/4 रह जाएगी बच्चों इस केस के अंदर, अंडरस्टैंड। तो फिर बच्चों जो कुछ क्वेश्चंस मैं अगले सेट के अंदर सॉल्व करूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वीडियो लंबा होता जा रहा है, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगले सेट के अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करूंगा, अंडरस्टैंड। थैंक यू।